एक ऐसा साम्राज्य जिसके निर्माण में अरबों साल लग गए, कुदरती करिश्मों से भरा एक मेला, कोशिकाओं के समुदाय, कुछ सरल तो कुछ पेचीदा, लेकिन ये सब आपस में अणुओं की प्रक्रिया और विश्व की इकोलॉजिकल यानी परिस्थिति प्रणालियों द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें जीव विज्ञान के इतिहास की कुछ महान खोजों में गिनी जाती है। 17वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप में सामान्य माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता था। वैज्ञानिक नन्ही चीजों की दुनिया को बड़ा करके देखने की अपनी काबिलियत पर दंग रह जाते थे, खुश हो जाते थे। फिर सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कॉर्क की एक पतली पट्टी पर छोटी छोटी बक्से नुमा संरचनाएं देखी और उन्हें कोशिकाएं या सेल्स कहा, क्योंकि ये रचनाएं उन्हें भिक्षुओं की नन्ही कोठरियों की याद दिलाती थी। हुक की इन अवलोकनों से हमारी आज की पहली महान खोज के लिए मैदान तैयार हुआ। एंटोन वैन लेeuwenhoek हॉलैंड के एक व्यापारी थे जिनकी विज्ञान में काफी दिलचस्पी थी। हुक के माइक्रोस्कोप के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे भी अपना माइक्रोस्कोप बनाएंगे। डॉक्टर गैल, इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मैं गया बाल्टीमोर मैरीलैंड के कार्नेगी इंस्टीट्यूट में कोशिका विज्ञानी जोसेफ गैल के पास। ये बताइए कि एंटोन लेeuwenhoek ने आखिर क्या खोजा था। लेeuwenhoek ने बहुत सारी चीजों की खोज की थी, लेकिन वो प्रोटोजोआ की खोज के लिए काफी मशहूर हैं। ये वो नन्हे एक कोशिकीय प्राणी हैं जो तालाब के पानी में रहते हैं। उन्होंने इन्हें कैसे खोजा? उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपके पास उनका माइक्रोस्कोप है? नहीं, उन्हीं का बनाया हुआ तो नहीं है, मगर ये बिल्कुल लेeuwenhoek के बनाए हुए माइक्रोस्कोप जैसा है। इसमें पीतल की 2 पट्टियां हैं और कांच का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है जो दरअसल एक लेंस है। इसका इस्तेमाल करने के लिए जीव के नमूनों को यहाँ पिन कर रख दिया जाता है और आपको अपनी आंखें इस तरफ लेंस के एकदम करीब ले जानी पड़ती हैं, जिससे पिन की नोक दिखाई देने लगेगी। इस तरह से आप जीव के नमूनों को सही स्थिति में रख सकते हैं, चाहे वो कीट पतंगा हो या कुछ और। आप देखना चाहते हैं इसे? जी हाँ, पीतल का होने से काफी भारी है। जी हाँ, उन्होंने उसे पीतल का बनाया था। सन 1675 में लेeuwenhoek अपने माइक्रोस्कोप के जरिए पानी की एक बूंद का परीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक अनोखी चीज दिखी। ये सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा संसार था जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। उन्हें बायोलॉजी की भाषा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आप देखिए कि इस शुरुआती उपकरण के जरिए उन्होंने एकल कोशिकीय जीव खोज निकाले थे। सही बात जिसे है। आज भी हम महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। वो जाने जाते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और शुक्राणुओं की खोज के लिए। कमाल की बात है। ये हमारी तकनीकी प्रगति की एक अवस्था का प्रतीक है। इसमें फोकस करने के लिए एक लेंस भी है, यानी वो तमाम चीजें हैं जो किसी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए जरूरी होती हैं, और इससे फायदा भी होता है। क्या उस समय के वैज्ञानिकों को पता था कि वो किन चीजों को देख रहे हैं? क्या वो उन्हें पहचान सकते थे? मुझे नहीं लगता कि आधुनिक युग में जिस तरह की समझ हमारे पास है वैसी उनके पास रही होगी, या उन्हें समझ में भी आया होगा कि उन्होंने क्या खोज निकाला है। लेकिन पानी में जैसे सूक्ष्म जीव उन्हें देखने को मिले थे, उन्हें देखकर वो चकित जरूर हो गए थे। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पानी में नन्हे जीवों की पूरी दुनिया है। लंबे समय तक लोगों को कीटाणुओं के बारे में पता नहीं चला था। हाँ, उस समय तक लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि पानी में मौजूद ये सूक्ष्म जीव बीमारियां भी पैदा करते हैं। आपको क्या लगता है उनके द्वारा खोजी गई सबसे अनोखी चीज क्या है? मेरे ख्याल से बैक्टीरिया की खोज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और आसानी से नजर नहीं आते। यहाँ तक कि आधुनिक माइक्रोस्कोप के जरिए भी सामान्य स्थितियों में उन्हें देखने में काफी दिक्कत हो सकती है। आपको उनका कौन सा प्रयोग अनोखा लगता है? यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संभवतः डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन की प्रक्रिया को खोजने का श्रेय भी लेeuwenhoek को ही जाता है, जिसमें इल्यूमिनेशन या चमक को किसी एक कोण से उत्पन्न किया जाता है। इससे ये फायदा होता है कि हम अपने नमूने को काली पृष्ठभूमि या डार्क बैकग्राउंड में देख पाते हैं, लेकिन ऐसे में चूंकि रोशनी किसी एक कोण से आती है, इसलिए उसकी वजह से अंधेरे में
हमें अपना नमूना चमकता हुआ नजर आता है। यानी नमूने से टकराकर प्रकाश देखने वाले की आंखों की ओर लौट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह से डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन के जरिए आप ऐसी सूक्ष्म चीजों को भी अच्छी तरह देख सकते हैं जो इसके बिना आपको ठीक से नजर नहीं आती हैं। पर ये बात उन्हें समझ में कैसे आई? मुझे लगता है कि इसका एक कारण रहा होगा, हालांकि ऐसा कभी उन्होंने कहीं लिखा नहीं है, मगर एक बार की बात है, एक जीव को माइक्रोस्कोप से देखकर उसके बारे में उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा जैसे वो वेलवेट पर बर्फ का एक टुकड़ा देख रहे थे। ये बात आपकी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि आप वेलवेट के बारे में ये न बताएं कि वो काला या सफेद रंग का है। तो हमारी समझ में आ जाता है कि वो अपने नमूनों को काली पृष्ठभूमि पर देख रहे थे। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ये खोज जो हमारी हथेली में आ जाती है इतनी छोटी और इतनी नाजुक हो सकती है और इतनी शानदार भी। और जरा सोचिए कि स्पिन की नोक ने हमारी दुनिया को कितना बदल डाला। सही बात है। इसके जरिए प्रकृति के बारे में हमारी समझ कितनी बढ़ गई है। आज हम इन सूक्ष्म जीवों की दुनिया को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। हम ये जानते हैं कि इस सूक्ष्म दुनिया में अनगिनत अनोखे जीव भरे पड़े हैं। हमारी अगली खोज हुई सन 1831 में। अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी रॉबर्ट ब्राउन पौधों की अनेक प्रजातियों का अध्ययन कर रहे थे। ये पौधे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अपनी समुद्र यात्रा के दौरान जमा किए थे। ब्राउन के पास चीजों को बारीकी से देखने का हुनर था। पौधों की कोशिकाओं में उनकी खास दिलचस्पी थी। एक बार पौधों को अपने माइक्रोस्कोप से देखते समय एक अजीब सी चीज उन्हें नजर आई। हर कोशिका में उन्हें एक गोल और अपारदर्शी संरचना दिखाई दी। उन्होंने उसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा। ब्राउन के इन अवलोकनों के आधार पर जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडोर श्क्वान ने ऐसी ही संरचनाओं की खोज टैडपोल्स की कोशिकाओं में शुरू कर दी और उन्हें खोज भी निकाला। टैडपोल की हर कोशिका में उन्हें एक एक नाभिक नजर आया। ये क्रांतिकारी खोज थी। इससे यह साबित होने जा रहा था कि संसार की सारी जीवित चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अपनी किताब में श्वान ने तमाम तरह के जीवों की अलग अलग कोशिकाओं के बारे में समझाया है और ये भी बताया है कि उन सब कोशिकाओं में नाभिक मौजूद हैं। आप ये बताइए कि कोशिका के नाभिक की खोज इतनी महान क्यों है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये केवल जीवों में ही नहीं बल्कि पौधों की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो इसके जरिए पौधों तथा प्राणियों की दुनिया की एक बात सबकी समझ में आ गई कि दोनों में कम से कम ये एक समानता तो है ही। कोशिका के नाभिक की खोज के करीब एक सदी के बाद भी ये माना जाता रहा कि धरती पर दो तरह के सूक्ष्म बुनियादी जीव पाए जाते हैं। एक तो बैक्टीरिया है और दूसरे के बारे में उस समय तक पता नहीं था। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स की तरह वर्गीकृत किया गया था। ये साधारण एक कोशीय जीवों का वर्ग था जिनके डीएनए नाभिक के भीतर नहीं होते बल्कि कोशिका की दीवार पर होते हैं। बाकी के सारे जीवों को यूकैरियोट्स कहा गया था जिनकी कोशिका में डीएनए उनके नाभिक के भीतर ही पाया जाता है। लेकिन इस साधारण सी वर्गीकरण प्रणाली को झटका लगने वाला था। सन 1977 में जीव विज्ञानी कार्ल वोज मीथेन गैस बनाने वाले एक सूक्ष्म जीव या माइक्रोब के आनुवंशिक कोड का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें यह समझ में आया कि यह तो अन्य जाने पहचाने बैक्टीरिया से बिल्कुल ही अलग है। इसकी कोशिका की दीवार काफी अनूठी थी और यह अजीब किस्म के एंजाइम बनाता था। यहाँ तक कि इसका जेनेटिक कोड भी पहले कभी देखा नहीं गया था। सिर्फ एक घंटे के अध्ययन से ही साफ हो गया कि यह कोई तीसरी तरह की चीज है। ये एक महान खोज थी। कार्ल वोज ने एक तीसरी तरह की जैविक संरचना को खोज लिया था। एकल कोशीय जीवों का एक ऐसा समूह जिन्हें उन्होंने आर्किया कहा। पहले हम ये समझते थे कि धरती पर दो तरह की आधारभूत जैविक संरचनाएं होती हैं, मगर अब हमें यह पता चल गया था कि दो नहीं बल्कि तीन संरचनाएं होती हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था क्योंकि उस समय तक पूरी माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान इसी सिद्धांत पर टिका हुआ था कि सभी बैक्टीरिया एक जैसे होते हैं, अपनी संरचना में नहीं बल्कि बारीकी के साथ, यानी अपने इतिहास और उनकी कोशिकाओं का संगठन एक जैसा होता है। इस बात पर उस समय सभी जीव विज्ञानी और सूक्ष्म जीव विज्ञानी विश्वास करते थे, लेकिन ये सही नहीं थी। इसलिए ये मेरे लिए एक बड़ी सफलता थी जिसने हमारे ज्ञान को बदल दिया था। उन्होंने एक ऐसे जीव को खोज निकाला था जो कहीं भी रहने की काबिलियत रखता था, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो। कुछ आर्किया तो समुद्र के तल में बने गर्म पानी के इन फव्वारों हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं।
यहाँ कुछ ही इंच के दायरे में तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखा जाता है। कहीं बर्फ जमने लायक तापमान होता है तो कहीं 400 डिग्री सेल्सियस जितना ज्यादा तापमान। आर्किया धरती के भीतर कई किलोमीटर अंदर एसिड के तालाब में और लोहे के खनिज के भीतर भी रहते पाए गए हैं। आज कुछ जीव विज्ञानी मानते हैं कि आर्किया हमारे सामान्य पुरखे हैं जिनसे यूकैरियोट का विकास हुआ है और इसमें हम और आप भी शामिल हैं। आज भी कार्ल वोल्स के लिए आर्किया की खोज एक मीठी याद बनकर रह गई है। सबसे पहले इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। इसके बाद तो जैसे हलचल ही मच गई। दूसरे अखबार और टीवी चैनल फौरन चले आए। मुझे याद है कि जब ये सब हो रहा था तो एक दिन अपने घर के बाहर टहलते हुए मैंने अपने आप से कहा था कि तुम सारी दुनिया के मालिक हो। हमारी अगली महान खोज जीव विज्ञान के सबसे अहम सवाल का जवाब लेकर आई। सवाल यह था कि कोशिकाएं नई कोशिकाएं कैसे बनाती हैं। मुझे लगता है कि यह जीव विज्ञान के इतिहास की एक नई खोज है ना? हाँ। पहले तो नाभिक की खोज हुई, उसके बाद उसके आसपास की कोशिकाओं की। पौधों और प्राणियों दोनों में कोशिकाएं होती हैं। और फिर क्या हुआ? इसके करीब 30 साल बाद वैज्ञानिक कोशिकाओं का विभाजन होते देखने लगे। कोशिकाओं का विभाजन वो प्रक्रिया है जिस जरिए पौधे और प्राणी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक इस बात को काफी पहले से जानते थे, लेकिन जर्मन प्राणी विज्ञानी वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझाया और अपने शोध को छपवाया भी। उनकी किताब सन 1881 में छपी। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी और कोशिकीय जीव विज्ञान के इतिहास में इसकी काफी अहमियत है, क्योंकि फ्लेमिंग ने इसे कुछ इस तरह से समझाया कि आधुनिक जर्नल ने इसे स्वीकार करके छाप भी दिया। अरे वाह! हाँ, यही बात थी। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। देखिए, कोर्स की आधुनिक पुस्तकों की बजाय फ्लेमिंग की कोशिका विभाजन की तस्वीरों से आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कोर्स की किताबों में स्टाइल और आदर्श पर ज्यादा ही जोर दिया जाता है, जबकि ये कोशिका के विभाजन की असली तस्वीरें हैं। उन्हें पता नहीं था कि किस बात पर जोर दें, मतलब किस बात पर जोर दिया जाए। उन्हें ये पता नहीं था कि ये किस बात पर जोर दें। हालांकि उन्होंने क्रोमोसोम पर जोर देकर सही किया था। तो क्या उन्होंने कोशिका के विभाजन की खोज की? उन्होंने इसकी खोज तो नहीं की, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए खोज करने वाले शुरुआती वैज्ञानिकों में उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर वो इसे अच्छी तरह समझाने वाले वैज्ञानिक क्यों नहीं? तो क्या आप इसे महान खोज मानेंगे? ये तो एक बुनियादी खोज है, क्योंकि कोशिका की खोज और उसे जीवों या पौधों की संरचना की एक इकाई के रूप में बताना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। लेकिन अगर जीवित चीजें बढ़ना चाहती हैं तो कोशिकाओं को विभाजित होना पड़ता है। इसलिए कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया की खोज करना या कम से कम कोशिका के विभाजन के मुख्य मुद्दों के बारे में बताना अगली महान खोज थी। इसलिए फ्लेमिंग की इस खोज ने पौधों और जीवों दोनों में कोशिका के बर्ताव को समझने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने हमेशा ज्यादा जोर प्राणियों पर ही दिया था। फ्लेमिंग ने कोशिका के विभाजन को काफी गौर से, बड़े विस्तार से देखा था। इसमें उन्होंने अपने नए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप और नई नवेली डाई स्टेनिंग टेक्निक की सहायता भी ली थी। इस नई सुविधाओं के जरिए उन्होंने ऐसी संरचनाएं देखी जिन्हें बाद में क्रोमोसोम का नाम दिया गया। और इसके बाद आई उनकी महान खोज। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमोसोम भी दो समान प्रतिरूपों में बढ़ जाते हैं और हर एक कोशिका को क्रोमोसोम का एक सा प्रतिरूप मिलता है। फ्लेमिंग ने इस प्रक्रिया को माइटोसिस का नाम दिया। ये माइटोसिस की वही प्रक्रिया है जिसके बारे में फ्लेमिंग ने सन 1881 में ही बता दिया था। वो भी टैडपोल के पूंछ के अध्ययन के दौरान। टैडपोल के अध्ययन के दौरान। और वे पूंछ के अध्ययन की ओर इसलिए मुड़े क्योंकि वो बड़ी होने लगती थी, यानी उसका पिछला हिस्सा फैलने लगता था। सही बात है। वो जानते थे कि अगर हम कोशिकीय विभाजन विस्तार से देखना चाहते हैं, उसे अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगा। मैं जरा अटक गया। तो सारा ध्यान आपको वहीं केंद्रित करना होगा। माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम के विभाजित होने के बारे में पता लगाना सही मायनों में एक महान खोज थी।
इसने वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि कैसे एक कोशिका अनेक कोशिकाओं वाली जटिल संरचना वाले जीव में बदल जाती है। जिस समय वॉल्टर फ्लेमिंग कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, जीव विज्ञानी उस समय ये जानते थे कि नस्ल बढ़ने की ये प्रक्रिया दो यौन कोशिकाओं के मिलन से संपन्न होती है, शुक्राणु और अंडाणु। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि शरीर में केवल यही ऐसी कोशिकाएं क्यों हैं जिनमें नस्ल को बढ़ाने की काबिलियत है। वो क्या बात है जो इन्हें अनोखा बनाती है? इसका जवाब पहली बार सन 1883 में बेल्जियम के प्राणी विज्ञानी एडवर्ड वॉन बेनेडन ने दिया। जब वॉन बेनेडन राउंडवॉर्म या केंचुओं की एक प्रजाति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि इसकी सभी कोशिकाओं में 4 क्रोमोसोम मौजूद हैं। लेकिन केंचुए की यौन कोशिकाएं इसका अपवाद थीं, यानी नर शुक्राणु और मादा अंडाणु। इन कोशिकाओं में केवल 2 ही क्रोमोसोम थे। वैन बेनेडन ने देखा एक बार जब दोनों यौन कोशिकाएं नजदीक आ जाती हैं तो निषेचित अंडे में क्रोमोसोम की संख्या पूरी 4 हो जाती है। लेकिन यह बात अभी भी रहस्य बनी हुई थी कि आखिर यौन कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं की तुलना में आधे ही क्रोमोसोम क्यों होते हैं। फिर सन 1887 में एक जर्मन जीव विज्ञानी ऑगस्ट वाइजमैन अपना शोध लेकर आए। वो वैन बेनेडन के शोध के बारे में जानते थे, जिन्होंने ये बताया था कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बराबर संख्या में क्रोमोसोम का योगदान देते हैं। लेकिन वैन बेनेडन ने अपनी शोध में ये नहीं बताया था कि आखिर कैसे यौन कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधी होती है। उन्होंने कोशिकाओं के भीतर आधी संख्या में मौजूद क्रोमोसोमों को उन्होंने देखा कि शुक्राणु और अंडाणु के क्रोमोसोमों की संख्या अन्य कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है, लेकिन वो ये नहीं जान सके थे कि ये संख्या कम आखिर किस तरह से होती है। तो वाइसमैन ने सैद्धांतिक तौर पर इस बात को समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा किस तरह से होता होगा, और उन्होंने ये बताया कि संभवतः हर क्रोमोसोम आधे घंटे में बंट जाता होगा और ये आधे क्रोमोसोम एक कोशिका में जाते होंगे और आधे दूसरी कोशिका में। या हो सकता है कि ये स्थिति और पेचीदा होती हो, जिसके तहत क्रोमोसोम आपस में बंटने के बजाय बस टूटकर अलग अलग हो जाते होंगे। सालों तक क्रोमोसोम के बर्ताव का अध्ययन करने के बाद वाइसमैन ने पाया कि किसी भी जीवित चीज में एक समय ऐसा आता है जब विकास प्रक्रिया यौन कोशिकाओं से ये कहती है कि वे अपने क्रोमोसोम आधे आधे बांट ले। वाइसमैन ने कोशिका विभाजन की इस विशेष प्रक्रिया को मियोसिस का नाम दिया। मुझे लगता है कि उस दौर को बायोलॉजी या जीव विज्ञान का सुनहरा युग कहा जाना चाहिए, क्योंकि सन 1800 से लेकर सन 2000 तक के 200 सालों में हमने एक लंबा सफर तय किया। इस दौरान हम एक पत्थर और एक मेढक के बीच का फर्क बताने के काबिल बन गए। सही कहा आपने। ठीक है। और आज हम ये फर्क आसानी से बता सकते हैं। बड़ी मजेदार बात है। तो इस तरह से हम अपने उस दार्शनिक सवाल का जवाब खोज पाए हैं जो हमेशा से हमारे मन में उठ रहा है कि आखिर जीवन है क्या। भले इस जवाब से सब सहमत ना हो, पर एक विकल्प तो हमें मिला ही है।